So class today we will talk about labor variances. ठीक है? Before we start, let's recap the various formula. Formula में आपको दोबारा बता रहा हूँ कि क्या था और किस तरह बनेगा. Okay. So what did we say? Price, quantity. ठीक है? एक तरफ price, एक तरफ quantity. Then we said it is the difference between variance is the difference between actual and standard. दो बातें आते हैं. Price में भी actual and standard, यहाँ पर भी actual and standard. ठीक? Okay? So actual price and standard price. ये हो गया actual price, ये हो गया standard price. ठीक? Actual price, standard price. थोड़ा हो गया actual price, actual quantity. Actual price, actual quantity, and then standard price, standard quantity. ये तो एक चीज. फिर हमने कहा था यहाँ दूसरा क्या है? इसलिए हमने क्या कहा था, क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ओके, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी. यहाँ हमने कहा दूसरी जो चीज आएगी उसमें क्या चीज आएगी? हाँ, लेकिन दूसरा फिगर क्या आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी. यही सेम यहाँ पर आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस. नाउ इट्स सिंपल. इसको यूं कर दें माइनस, इसको यूं कर दें माइनस. ठीक, इसको यूं कर दें माइनस, इसको यूं कर दें. बन गया. नाउ दिस इज फॉर मटेरियल. नाउ इफ यू हैव टू मेक इट फॉर लेबर, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे कि लेबर की प्राइस क्या होती है? व्हाट इज द प्राइस फॉर लेबर? प्राइस रेट. एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. अब ये क्वांटिटी क्या है? आवर्स. ये आवर्स. ठीक, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आवर्स हो गया, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट. ठीक, और इस वेरिएंस को क्या बोलते हैं? लेबर. ये तो देखें, ये तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ना. ये मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है. जब लेबर आ जाएगा तो ये लेबर का क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? लेबर प्राइस. लेबर की प्राइस क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले कहा लेबर की प्राइस क्या है? रेट है ना. लेबर का रेट उसकी प्राइस है. सो दिस इज कॉल्ड एज लेबर रेट. अब आ जाए यहाँ पर, दिस इज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. सो दिस विल बी कॉल्ड एज लेबर क्वांटिटी. क्या होती है लेबर की? आवर्स होती है. और हमने कहा था आवर्स क्या शो करता है कि कोई भी लेबर कितना, अगर आप कम टाइम में कम आवर्स में काम करते हैं, सो यू आर efficient. So this is called as labor efficiency. ठीक, the formula would be actual quantity hours होता है into standard rate minus standard price rate into standard quantity hours. ये बन गया. ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ फॉर्मूला अगर आपके पास है तो इट्स इजी. हमने कल क्वेश्चन किए थे, आसान है अगर आपको फॉर्मूला आता है. अगर फॉर्मूला नहीं आता तो मसला नहीं. फॉर्मूला आपको मैंने बनाने का तरीका बता दिया है. जो एग्जाम में आप जाएं, ये क्वेश्चन आए, आप इस तरह के फॉर्मूले बना दें तीनों, इसके नीचे तीसरा भी बना. ठीक, और तीनों फॉर्मूले बना दें, बस क्वेश्चन को सॉल्व करें. दैट्स इट, इट्स इजी. सो लेट्स स्टार्ट करें. आप देखें हम लोगों ने क्या करना है, कंप्यूट द डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस. क्या है? लेबर रेट एंड एफिशिएंसी. लेबर एफिशिएंसी. सही है? क्लियर? लेट्स स्टार्ट. Glacier Peak Outfitters has the following direct labor standard for its mountain per hour. तो ये जो गिवन है, ये है following direct labor standard. ये स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है. स्टैंडर्ड क्या है? 1.2 स्टैंडर्ड आवर्स पर आवर. 1.2 आवर्स लगेगा 1 यूनिट पर आवर एट 10 पर आवर. और उसका किस हिसाब से आप उसको पैसे देते हैं लेबर को? 10 रुपए घंटा, 10 पर आवर. ये सारा हो गया आपका स्टैंडर्ड. अब इसमें दो चीजें हैं. स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड रेट भी होगा और स्टैंडर्ड आवर्स भी होगा. क्वांटिटी यानी प्राइस क्वांटिटी दोनों होगी ना. तो इसमें प्राइस कौन सी है या रेट कौन सा है? रेट. वो आवर्स है, ये प्राइस है, तो ये रेट हो गया. सो दिस इज एक्चुअली योर स्टैंडर्ड रेट. और वो क्या हो गया? आवर्स है. तो आवर्स को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी. स्टैंडर्ड आवर्स ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोगों ने आवर्स से शो किया और इट एज आवर्स. क्लियर हो गया?
स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आगे चलते लास्ट मंथ एम्प्लॉइज एक्चुअली वर्क, असल में आपने जो काम किया, तो जो असल में आपने काम किया दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल। एक्चुअल हो गया ना, ये ऊपर वाला स्टैंडर्ड हो गया, ये नीचे सारा एक्चुअल हो गया। ओके, एक्चुअली वर्क 2500 आवर्स, ये क्या हो गया 2500 क्या हो गया एक्चुअल आवर्स हो गया, ठीक है, एक्चुअल आवर्स एट अ टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ 26,250, ये टोटल है टू मेक 2000 पार्टनर्स, ये हो गए आपके यूनिट्स, ये यूनिट्स हो गए, और ये किस चीज पर 26,250 एक्चुअल रेट, हाँ एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी तो लेबर में ही लिखते हैं ना, लेबर में क्या लिखते होते हैं एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ये जो फिगर है ना, ये उसने डायरेक्ट यहां पर लिख के आपको दे दी है, तो इसके साथ आप लिख दें एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, क्या करें सारी चीज आपको लिख के दे दी, लेट्स क्या करें G class. What is the labor rate variance? लेबर का रेट का वेरिएंस क्या है? G class 6,250 is your labor rate variance. Favorable or unfavorable? Umar? Favorable. Okay. ये देखिए, ये दोनों एक्चुअल है ना, तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक्चुअल है। ये एक एक्चुअल है आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट, जिसका मतलब दिस इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड। तो इसमें से अगर फेवरेबल वेरिएंस कब आएगा? जब एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम हो, so this will be favorable. Favorable क्या है? Unfavorable. ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये फिगर कम है, ये ज्यादा है, ये कम, ये ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा है तो फिर unfavorable, then this is unfavorable. सर ये 1250, अभी मैं सॉल्व करता हूँ सर, ये अभी सॉल्व 1250 उमर तो 6,250 बोल रहा है, ये सर 26,250 टू वो है तो 1250 ओके। नाउ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मैं सॉल्व करता हूं, पहले आप मुझे अपनी फिगर से दे, फिर मैं सॉल्व करूंगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, व्हाट अबाउट दिस वन? फेवरेबल और अनफेवरेबल, एंड व्हाट इज द अमाउंट? अनफेवरेबल अमाउंट। G class amount, $1,000 पूरा 1,000, ये $25,000 और ये कितना रहा है 24, so 1,000। फेवरेबल अनफेवरेबल, देखिए अब ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, जी ये ज्यादा, ये ज्यादा, सर ये वाला ज्यादा है, आज ये वाला एक्चुअल
ये ज्यादा है, Actual sir. एक्चुअल ज्यादा है, सो दिस इज अनफेवरेबल। अगेन सॉल्व करूं, आपके ये आंसर आ रहे हैं, Yes sir. आप Solve करें? Yes sir. ठीक आंसर जरा चेक भी कर लीजिएगा। 1250 एंड 1000 दोनों से, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। नॉर्मली ये फिगर आपको गिवन होगा, नॉर्मली जरूरी नहीं है कि आप बात, अगर नहीं है तो आपने एक्चुअल रेट को एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो एक्चुअल आवर्स ये 25, ठीक है, 2500 इज योर एक्चुअल आवर्स। 2500 मल्टीप्लाई रेट, कहीं पे लेबर का रेट गिवन है एक्चुअल कि लेबर को आप कितने रेट पे पैसे दे रहे हैं, नहीं गिवन ना, नहीं गिवन कहीं भी। ये एक फिगर गिवन है 26250, ये आपने उसको टोटल पैसे दिए, टोटल पैसे जो भी आपने दिए आपने उसको दिए होंगे वो रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स के हिसाब से। तो आपने उसको लेबर को टोटल पैसे दिए 26950 और ये एक रेट के मुताबिक एक आवर्स के मुताबिक, ठीक है। आवर्स आपको उसने बता दिया कि आवर्स हैं 2500, ये 2500 है, रेट गिवन नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे, रेट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रेट है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द रेट, कितना 10.5, ओके, सो 10.5 इज द रेट। अब वही बात है, अगर 10.5 को से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा यही फिगर आ जाएगी, तो या तो हम इस फिगर को डायरेक्ट लिख दें, अगर इस तरह करेंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। सो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2500 विल गिव यू वंस अगेन 26250। ये क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई कि ये अगर डायरेक्ट फिगर गिवन है तो डायरेक्ट फिगर लिखते हैं, अगर नहीं गिवन तो रेट को r से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअल रेट को एक्चुअल r से, आपके पास ये फिगर आ जाए। ये आ गई माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल आवर्स कितना काम किया आपने, 2500, वो देखो 2500 इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ऊपर चले जाए, स्टैंडर्ड ऊपर लिखना है सारे, स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 per hour. 10, ओके 10 पर आवर, सो 10 इनटू 2500 इक्वल्स 25000, 25000 माइनस 26250, 1250, ये आ गया। अब डिसाइड करना है कि फेवरेबल क्या अनफेवरेबल। ये एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 25 है, लेकिन एक्चुअली आपने 26250 रुपए दिए, तो आपने ज्यादा पैसे दे दिए, सो इट इज अनफेवरेबल। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाएंगे, अब ये फिगर डायरेक्टली उठा कर देते हैं, ठीक है, 25000, ये तो सेम है। अगर दोबारा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें, एक्चुअल आवर्स 2500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट इज 10, so this figure is actually 25000 minus standard rate, standard hours, दोनों ऊपर गिवन है 1.2 10, so standard rate is 10 into standard hours 1.2। लेकिन इसके साथ अब आपने देखना है कि स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स तो ये हैं, लेकिन ये कितने यूनिट्स के लिए, आपने कितने यूनिट्स बनाए थे 2000, तो जो भी आ रहा है इसको मल्टीप्लाई बाय 2000, या इस 2000 को पहले से आप मल्टीप्लाई कर दें आवर्स के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने घंटे हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस फिगर 24000, so 25 minus 24, this is standard, standard क्या है 24, और आपने असल में 25 दिए, तो 1000 डिफरेंस, clear, clear to all of you, ठीक है। so this is your efficiency variance 1000, this is your rate variance, दोनों चीजें निकलेंगे। let's move on, इसकी कैलकुलेशन सारी ये है जो हम लोग कर चुके हैं, this is your whole calculation। और अब आते हैं दोबारा डिस्कशन, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने मटेरियल के प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस को डिस्कस किया, नाउ लेट्स डिस्कस लेबर का वेरिएंस। ये लेबर के वेरिएंस में क्या है, नाउ प्रोडक्शन मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है, प्रोडक्शन करना, ठीक है। जब वो प्रोडक्शन करता है तो कितना मटेरियल उसने इस्तेमाल किया, ये उसका मसला है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी। उसके साथ साथ उसने कितना लेबर इस्तेमाल किया, ये भी उसका मसला है, उसका मसला है ना। तो इसका मतलब प्रोडक्शन मैनेजर्स आर यूजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लेबर वेरिएंसेस बिकॉज़ दे कैन इन्फ्लुएंस दीस थिंग्स। अब प्रोडक्शन मैनेजर का मसला है यार, वो जितने लेबर इस्तेमाल करें उसका काम है। मिक्स ऑफ स्किल लेवल्स असाइन टू वर्क टास्क, अब उसको चाहिए ना कि जो लेबर है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे, जितना लेबर जिस जगह पे इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक करे। टेक्निकल लेबर कितना चाहिए, नॉन टेक्निकल कितना चाहिए,
स्किल्ड कितना चाहिए, सेमी स्किल्ड कितना चाहिए, ये उसका काम है, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है। सो मिक्स ऑफ स्किल लेवल्स असाइन टू वर्क टास्क। इफ योर वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता लगे होंगे, इट विल टेक मोर टाइम। व्हेन दे टेक मोर टाइम, प्रोडक्शन कम होगी, तो आवर्स ज्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन मैनेजर का काम है उसको मोटिवेट करें ताकि वो जल्दी चीजें बनाए। सो लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन। सुपरविजन, प्रोडक्शन मैनेजर का काम है सुपरवाइज करे सबको, जो काम नहीं कर रहा आराम से बैठा हुआ है, कोई मोबाइल पे खेल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, तो ये आपका काम है, जाकर उनसे कहें कि काम करें, वो लोग जल्दी काम करेंगे तो ये आवर्स, ये जो आवर्स हैं एक्चुअल आवर्स, ये कम होंगे। जब ये एक्चुअल आवर्स कम होंगे, सो दिस फिगर वुड एक्चुअली गो डाउन, ये वेरिएंस अच्छा हो जाएगा। ओके, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन सुपरविजन, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज। अगर उसको लगता है कि आपके एम्प्लॉइज के पास ट्रेनिंग कम है, उनको तरीका नहीं आता, सो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। सो प्रोडक्शन मैनेजर इज हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर लेबर वेरिएंसेस बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस। मिक्स ऑफ स्किल लेवल, किस बंदे को कहां पर काम करवाना है, मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, 4 ट्रेनिंग। तो ये 4 चीजों की वजह से प्रोडक्शन मैनेजर इन चीजों के लिए रिस्पांसिबल। क्लियर? क्लियर हो गया? ये तो ऑब्वियस चीज है, ऑब्वियस है ना कि ये रिस्पांसिबल। लेकिन अब देखते हैं कि ये ऑब्वियस इतना ऑब्वियस नहीं। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर द अनफेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। व्हाई? अब वो कहते हैं कि एफिशिएंसी मेरा काम नहीं है, मुझे क्यों आप इसके लिए रिस्पांसिबल कर रहे हैं? आपने मुझे प्लास्टिक इतना खराब दिया है कि अगर ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का होता तो मैं 1 घंटे में 10 मार कर पाता। अब मुझे 1 घंटे में 1 घंटे में 5 मार कर पाता, क्योंकि मटेरियल अच्छा नहीं है, उसको हम लोग बैठ के सही करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर ये करते हैं। सो यू परचेज चीप मटेरियल, सो इट टुक मोर टाइम टू प्रोसेस। इसका मतलब ये कि सब कुछ प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है। वंस अगेन, कुछ चीजें परचेज मैनेजर की गलती है। ऑब्वियस जो नजर आता है वो ये है कि प्रोडक्शन मैनेजर इज एट फॉल्ट। लेकिन अगर इसके बैक हैंड पे देखें तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको लो क्वालिटी दिया होगा, लो क्वालिटी मटेरियल, तो एम्प्लॉइज को टाइम ज्यादा लगेगा। जब एम्प्लॉय को टाइम ज्यादा लगेगा, जो लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल। ठीक, तो वो कहता है कि एफिशिएंसी वेरिएंस मेरा काम नहीं है, मुझे एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए आप लोग रिस्पांसिबल मत करें। I think it took more time to process material because the maintenance department has poorly maintained your equipment. अब ये बात चली गई मटेरियल जो परचेज करता है ना, क्वालिटी मटेरियल है कि नहीं है, इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? परचेजिंग मैनेजर। परचेज मैनेजर के पास हम जाते हैं, परचेज मैनेजर कहता है मेरी क्या गलती है, मैंने तो मटेरियल आपको सही दिया, आपकी मशीन खराब, आपकी मशीन खराब, मशीन खराब है, मटेरियल सही है, आप लोग ये चेयर बनाते हैं, लकड़ी सही है, जो आपके पास मशीन है जो लकड़ी को काटती है वो खराब है, वो खराब लकड़ी काटती है, जाया हो जाती है, फिर आप दोबारा बनाते हैं, आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपका मटेरियल ज़्यादा लग जाता है। तो वो कहता है ये सारा काम है मेंटेनेंस का। ठीक है, सो नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। हमने शुरू में पढ़ा कि परचेज मैनेजर प्राइस वेरिएंस के लिए रिस्पांसिबल, प्रोडक्शन मैनेजर मटेरियल की क्वांटिटी वेरिएंस के लिए रिस्पांसिबल। लेकिन हमने कहा जरूरी नहीं है, अगर आपका परचेज मैनेजर लो क्वालिटी मटेरियल ले लेगा तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के लिए, क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल होगी, क्वांटिटी भी ज्यादा इस्तेमाल होगी और एफिशिएंसी वेरिएंस भी खराब हो जाएगा। ये हो गया। फिर हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि प्राइस वेरिएंस के लिए भी परचेज मैनेजर रिस्पांसिबल। क्यों? अगर आपका प्रोडक्शन मैनेजर कहे कि शाबाश जल्दी करो, जल्दी लेकर आओ, ऑर्डर तैयार करना है, तो वो इतनी देर में कहां से मटेरियल ढूंढे जिसकी प्राइस कम हो, उसको नहीं मिलेगा, वो हाई प्राइस मटेरियल लेगा तो प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए हमेशा परचेज मैनेजर रिस्पांसिबल नहीं है। फिर आ जाए लेबर के वेरिएंस। लेबर के वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पांसिबल है, क्योंकि सारी प्रोडक्शन उसके हाथ में है। लेबर कितना टाइम लगाता है, लेबर का रेट क्या है, ठीक, इसकी वजह से इफेक्ट होता है उसकी वेरिएंसेस। हम कहते हैं ये प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी। प्रोडक्शन मैनेजर कहता है नहीं, मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, अगर आप मुझे खराब मटेरियल देंगे मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। तो एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए रिस्पांसिबल हो गया परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर कहता है कि नहीं, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पांसिबिलिटी है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की,
कि आपकी जो मशीन है वो खराब थी, मशीन खराब होगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। सो नाउ यू नो कि कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के। क्लियर है यहाँ पे? Hansen Corporation has the following direct labor standard to manufacture 1 ZP. 1.5 standard hours per ZP at 12 per direct labor hours. Last week 1550 direct labor hours were worked at a total labor cost of 18,910 to make 1000 ZPs. अब इसको खुद ही करें, मैं कोई चीज आपको लिख के नहीं दे रहा, ये सारा आप आपको कि कौन सी चीज क्या है। Okay, calculate class with the answer. सर फॉर्मूला आपको लिख के दे दिया है, बाकी आप इसमें से पुट डेटा स्टार्ट। दिस इज योर डेटा, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी। G class, labor rate varies. Sir, 310. 310. Favorable, unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. Labor efficiency varies. Six hundred. Favorable, unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. जी, सबके आंसर सर हैं? Okay, let's find out. So now, labor rate varies. Actual hours into actual rate. Once again, actual hours into actual rate आपको given है 18,910. इसको solve करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दें. Minus actual hours into standard rate. Actual hours आपके पास कितने हैं? Last week 1550 direct labor hours. So actual hours are 1550. Standard rate. Standard के मुताबिक rate कितना है? 12. So 1550 multiplied by 12. This would give you 86. जी 18,600. 18,600. 600. 18,600 minus 18,910. 310 actual ज़्यादा है than standard, so 310 unfavorable. Right? Let's move on to this one. Now this same figure 18,600 would come over here. अगर आप solve करना चाहते हैं कर लीजिएगा, same है. Now standard rate into standard hours. Standard rate आपके पास कितना है? 12. Standard hours कितने हैं? 1.5 multiply by 1,000 GBs. 1,000 units. GBs. इसको multiply करें 80,000. जी 80,000. 18,000 600 ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कम है, एक्चुअल ज्यादा है 600 सर ये फेवरेबल अनफेवरेबल का क्या कॉन्सेप्ट है सर? फेवरेबल अनफेवरेबल के क्या कॉन्सेप्ट है मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, पहले इसके आंसर चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं। लेबर रेट वेरिएंस 310 अनफेवरेबल फर्स्ट वन, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 600 अनफेवरेबल सही, ओके ये इसकी कैलकुलेशंस है सारी। और फेवरेबल अनफेवरेबल का क्या कॉन्सेप्ट? फेवरेबल अनफेवरेबल हमने कहा वेरिएंस का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, ये बात याद है। वेरिएंस इक्वल्स स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ठीक ओके। फेवरेबल अनफेवरेबल कब होगा? जब स्टैंडर्ड इज मोर देन
एक्चुअल। स्टैंडर्ड आपसे कहते हैं 4 रुपए लगाओ, आपने 3 रुपए लगा दिए, सो स्टैंडर्ड इज मोर, सो इट इज समथिंग गुड कि 4 लगाने थे आपने 3 लगा दिए। इज इट समथिंग गुड? Yes. यस, सो दैट मींस इट्स अ Favorable. फेवरेबल फेवरेबल। ठीक, अनफेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल इज मोर देन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहता है 4 रुपए लगाओ, आपने लगा दिए 5 रुपए। सही? Yes. अब यहाँ पे हम फीस कैसे देंगे? स्टैंडर्ड कौन सा एक्चुअल? Copy, sir. यहाँ इस वाले स्टैंडर्ड कौन सा एक्चुअल? Sir, actual is the actual rate multiplied by actual hours. ये एक्चुअल, Yes. ये क्या है? This is sign. ये स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पर यहाँ पर भी sign. ये स्टैंडर्ड हो गया, दोनों स्टैंडर्ड हैं। और ये हो गया Actual. सही? Yes. क्लियर? लेट्स मूव ऑन। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्पेंडिंग एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस, सो लेट्स फाइंड आउट वेरिएबल ओवरहेड के कौन कौन से वेरिएंसेस हैं। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस हम लोगों ने कहा था वेरिएबल ओवरहेड की भी 2 वेरिएंसेस, एक ये वाला वेरिएंस प्राइस वाला, एक क्वांटिटी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस हमने कहा किस चीज से वेरिएबल ओवरहेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरिएबल ओवरहेड, उसके लिए पहले आप क्या फाइंड आउट करते हैं? ओवरहेड के लिए पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? रेट। रेट कौन सा रेट? For predetermined one. प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, POHR। इसका मतलब ये है कि उसका प्राइस नहीं होता, उसका होता है रेट। तो वेरिएबल ओवरहेड रेट, यहाँ पे आ जाए वेरिएबल ओवरहेड रेट आप निकाल लेते हैं, फिर रेट को मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? Actual. एक्चुअल एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय आवर्स होते हैं ना, तो आवर्स हमें क्या शो करता है? मैं थोड़ी देर पहले क्या कहा था लेबर के केस में, आवर्स शो करता है Efficiency. एफिशिएंसी। सो दैट मींस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये दोनों के नाम हैं। अब आ जाएंगे, अब इसका फॉर्मूला एक्चुअल प्राइस, प्राइस तो यहाँ पे नहीं होती ना, यहाँ पे क्या होता है? रेट होता है। तो एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? Activity. एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या है? आवर्स, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। या अगर एक्टिविटी लिखना चाहते हैं एक्चुअल एक्टिविटी, ठीक, माइनस एक्चुअल आवर्स, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी फिर आ गई आपके पास एक्टिविटी, Yes. आवर्स लिख दें, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट। यहां पर आ जाए एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी आवर्स, एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर्स। ये बन गया आपका फॉर्म। फॉर्मूला क्लियर हो गया? सेम है, और नाम भी दोनों के सेम है ना, ठीक? ओके, नाम भी सेम, एक नाम थोड़ा सा डिफरेंट, ये वाला नाम थोड़ा सा डिफरेंट, इसका रेट होता है ना, Yes. ठीक? इस रेट को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं स्पेंडिंग। स्पेंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड एक्स्ट्रा एक्सपेंस, Extra expense. मेन एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इसके बाद जो एक्सपेंसेस है वो एक्स्ट्रा है, तो ये आपको शो करता है स्पेंडिंग कैपेसिटी। सो दिस इज वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। सो इंस्टेड ऑफ रेट यू नीड टू राइट वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। सो दिस इज वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस एंड दैट वन इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, सेम चीज, ये एक्चुअल को शो करता है, ये स्टैंडर्ड को शो करता है, ये एक्चुअल को शो करता है, ये स्टैंडर्ड को शो करता है। स्टार्ट करें? Yes. Okay. Glacier Peak Outfitters has the following direct variable manufacturing overhead labor standard for its non-manufacturing. ये हो गया इसका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? 1.2 स्टैंडर्ड आवर्स पर पार्का एट 4 पर आवर, ये स्टैंडर्ड है। लास्ट वन एम्प्लॉइज एक्चुअली वर्क, ये एक्चुअली वर्क 2500 आवर्स to make 2000 parkas. Actual variable manufacturing overhead for the month was 10,005. Start.
हाँ उसी तरह एग्जैक्टली सेम। जी क्लास वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएबल्स क्या है? Sir, 500. 500 फेवरेबल अनफेवरेबल? Sir, unfavorable. 500 अनफेवरेबल। जी वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएबल्स। Sir, 400. 400 फेवरेबल अनफेवरेबल? Unfavorable. 400 unfavorable. जी what about the rest of you? जी ये फेवरेबल आ रहा है, अमाउंट सेम, एक्चुअल ज्यादा है, तो एक्चुअल जब ज्यादा हो तो Unfavorable. सर ये तो कोई भी नहीं है क्लास सर सब गर्मी बहुत लगी है उसके बाद सारे चले गए। सर सारे चले गए। सब सोए क्लास हुए हैं। करने को कुछ भी नहीं है आपके पास यूनिवर्सिटी 1.5 आवर आपके पास था 2 आवर्स कुछ भी नहीं था करने को। कुछ भी नहीं है इस कोई गर्मी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज नहीं, कुछ जाके गेम खेल लें या कुछ सर जिम्नेजियम भी तो खेल सकते हैं मगर उधर भी रश होती है रश नहीं, लेकिन ये तो फ्री लेक्चर था ना, इसमें ब्रेक तो नहीं है कि सब लोग हैं। फिर भी होती है सर ये मतलब कंपेयर टू वही जो है ना पिछले 3 इयर्स जो इतनी मतलब स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, मैं कहता हूँ इसकी 3 टाइम्स कम हो गई। इसके 3 टाइम्स कम थे पहले से 3 टाइम्स कम थे। यस सर, हमारी ब्रेक होती थी सर, बाहर कोई भी नहीं होता था, तो 12 PM हमारा ब्रेक होता था, उसमें भी कोई मतलब 31 ब्रेक नहीं होता। ये इस साल और पिछले साल बहुत ज़्यादा एडमिशन हुई सर। एडमिशंस तो बहुत हैं। ये ब्रेक्स भी इसी वजह से पहले प्रीवियस सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो 4 घंटे की ब्रेक थी एक दिन 4 घंटे 4 घंटे की ब्रेक थी फिर हमने वो बस ठीक करा दिया था मगर तो इसको भी ठीक करना है। सर इस तरह से मेरी ये वाली क्लास ऊपर ले आए और मेरी जो इस सर वो कर लेता था, उसको नीचे ले जाए। फरूल कर लेता था, क्लासरूम फ्री नहीं सर। ये बात है सर हमारा मैं जब वो वाली क्लास छोड़ूंगा ना तो उसका रूम फ्री हो जाएगा। आप फिर मेरी से पहले एक क्लास है, सर बस उनकी उसको उठा के यूं कर दें, आप लोग ऊपर चले सो क्या वो क्लास फ्री हो जाएगी, उसको मैं पढ़ा दूंगा 2 o'clock। उनकी वो फर्स्ट क्लास होती है, वो लोग नहीं आते इससे पहले, तो बस वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग लेट आएंगे। अब 2 o'clock मुझे नहीं पता उनकी क्लास है कि अगर उनकी 2 o'clock क्लास नहीं है तो उसको नीचे ले आए, अगर उनकी 2 o'clock क्लास है तो 2 o'clock वाली क्लास को ऊपर ले जाए, स्वैप कर दें, वहाँ पे भी स्वैप कर दें, यहाँ पे भी स्वैप। सर मुझे बता दीजिए कौन सा सेक्शन सर BBA सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बी चेक करें। Okay, let's find out actual hours into actual rate. Actual rate into actual hours. Actual 10,500 उसने आपको पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है माइनस actual hours. Actual hours कितने हैं? 2,500 hours. Standard rate कितना है? 4. 2,500 into 4 equals 10,000 10,000. 10,500 minus 10,500. ये एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है, एक्चुअल ज्यादा है, सो अनफेवरेबल। सही? अब आ जाए इस साइड पर। एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इक्वल्स 10,000 माइनस स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट इज 4, स्टैंडर्ड आवर्स 1.2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 2,000 जी। सो इट्स 10,000
माइनस 9600, स्टैंडर्ड ये है, एक्चुअल ज्यादा है 400, डिफरेंस 100. ये भी क्लियर? दिस इज द वर्किंग. ठीक, एफिशिएंसी वेरीज 400 अनफेवरेबल, स्पेंडिंग वेरीज 500 अनफेवरेबल. बेसिस रेसोल्यूशन, एफिशिएंसी 400 अनफेवरेबल, इसका मतलब आप लोग एफिशिएंट नहीं. स्पेंडिंग 500 अनफेवरेबल, इसका मतलब आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ज्यादा लगा. अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कम एक्सपेंसेस लग रहे थे, आपने ज्यादा लगाए. इसका मतलब मैनेजमेंट के साथ सीरियस मसला है. ये सारी कैलकुलेशन हो गई, ये सारी कैलकुलेशन हो गई. ओके जी, जीपी इसको कैलकुलेट करेंगे. G class, variable overhead spending variance. Four, 6, 5. Favorable or unfavorable? Unfavorable. G, efficiency variance. Unfavorable. 150 unfavorable. Okay, let's find out. Spending variance. Actual rate into actual hours. 5115. ये उसने आपको दे दिया. Minus actual hours. 1550 multiply by standard rate 3. 1550 into 3 4650 minus 5115 465. Difference favorable or unfavorable? This is standard, this is actual. Actual is more unfavorable. यहाँ पर आ जाए 4650 will come over here minus standard rate 3, standard hours 1.5, number of units 1000, J 4500. So the difference is 150. This is standard. Standard is less than actual. Unfavorable. Okay. Spending variance 465 unfavorable. Efficiency variance 150 unfavorable. This is the working. Variances are clear? 6 variances we've done so far. Now, variance analysis and management by exception. अब हम लोगों ने कहा था कि कौन सी चीज को इन्वेस्टिगेट करें, एनालाइज किस चीज को करें. हाउ टू एनालाइज व्हिच वेरिएंसेस टू इन्वेस्टिगेट, कौन से करें. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. आपको पहले इसका आइडिया दिया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. वो चीजें चेक करेंगे जो एक्सेप्शनल, यानी अगर नॉर्मल कोई चीज जा रही है तो सही है जाने. जो चीज इज नॉर्मल से या स्टैंडर्ड से वेरी करें उसको चेक करें. ठीक. सो लार्जर वेरिएंसेस इन डॉलर अमाउंट्स और एज अ परसेंटेज ऑफ द स्टैंडर्ड आर इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट. वो चेक करेंगे जो कि आगे या पीछे हो. उसमें से भी कौन सा पहले चेक करेंगे, वो जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, लार्जर वेरिएंसेस 150 उसको पीछे रखेंगे. पहले चेक करेंगे 465. इससे पहले वेरिएंस आता 1000 1500
जितना बड़ा वेरिएंस उसको उतना पहले चेक करें, इन्वेस्टिगेट। ओके, अब लार्जर वेरिएंस, अब हो सकता है कि एक अमाउंट आपके पास आ रही हो वेरिएंस 100 तक, तो सर इतना बड़ा वेरिएंस, लेकिन लेट्स से वो जो कंपनी है वो है, या उसका जो ये आ रहा है 100,000 और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, ये जो स्टैंडर्ड है ये आ रहा है कितना 99,976,456,734, ठीक है। अब जब इतना बड़ा अमाउंट हो और उसके अंदर 1 लाख रुपए का फर्क है, तो आपने देखना होगा कि कौन सा उसका कितना परसेंटेज, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक डिसाइड करें कि क्या ये बड़ा फिगर है या छोटा फिगर। ठीक, हो सकता है कि खाली आप उस फिगर को देखें तो वो बड़ा लगे, 1 लाख बहुत बड़ा फिगर, लेकिन वो बिलियंस में है यार, 999 बिलियन, और फिर पता नहीं आगे कितने मिलियंस और फिर कितने थाउजेंड्स, तो इसमें से ये फर्क आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये छोटा। फिर इससे कोई बड़ा वेरिएंस पहले देखें, उसको चेक करें, बाद में आते हैं देखें सही, लेकिन लार्ज वेरिएंस इज फर्स्ट, स्मॉल वेरिएंस इज later. So large variances in dollar amount or as a percentage of the standard are investigated first. Got the idea? Right. Now, how would we decide कि कौन सा वेरिएंस कहाँ पर आ रहा है? इसके लिए जरूरी है सब वेरिएंस को एक चार्ट के ऊपर लिखें। वो चार्ट कैसा है? वो चार्ट इस तरह का है जो यहाँ पर केवल This is your standard. Okay. Favorable, unfavorable. So you decide on the limit कि कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ यार 10 रुपए का वेरिएंस आया तो छोड़ो, 12 छोड़ो, चलो 1,000 चलो यार 100 छोड़ो, चलो 1,000, इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा, ठीक है। Okay. एक लिमिट लगा, फेवरेबल, अनफेवरेबल, सही। अब जो आपका वेरिएंस आ रहा है उसको कहीं ना कहीं पे प्लॉट करें और फिर देखूंगा क्या वो इस लिमिट के अंदर आ रहा है यानी इस लिमिट से बाहर जा रहा है। अगर इस लिमिट से बाहर जा रहा है तो फिर उसको चेक करें, इन्वेस्टिगेशन जरूर। जो इस लिमिट के अंदर आ रहा है तो ठीक है, इतना मसला नहीं, कभी कभी हो जाता है, सिचुएशन ऐसी है, इतना फर्क आ जाए, सो वी कैन लेट गो। लेकिन वार्निंग तब है जब ये हमारी लिमिट से बाहर जाए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको चेक करें। ऐसा ना आप सबको चेक करें यहाँ पे, सर पहला वेरिएंस ये है, पहले इसको चेक करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, नहीं, चेक दिस वन फर्स्ट और फिर उसमें भी देखें कि ये कितना आपकी लिमिट से बाहर है। जितना लिमिट से ज़्यादा बाहर है, लेट्स से देयर इज अ फिगर ओवर हियर, बहुत चेक दिस वन फर्स्ट, ऊपर बहुत ज़्यादा चलेगा, चेक दिस वन फर्स्ट, ठीक है। गॉट द आइडिया? स्टैंडर्ड कॉस्ट का फायदा क्या है? ये जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट पढ़ी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया है, इसका फायदा क्या है? एक तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज पॉसिबल। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है कि जो स्टैंडर्ड से हटकर चीजें होंगी उसको चेक करें, तो आसान हो जाएगा, सब चीजों को चेक नहीं करना, सिर्फ उसको चेक करना है जो कि एक्सेप्शनल केसेस, तो एक्सेप्शनल केसेस को चेक करें। प्रमोट्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, जितना आप स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करेंगे उतनी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, उतनी इकोनॉमिकल चीजें काम करेंगी। सिंप्लीफाइड बुक कीपिंग, अब चूंकि सब चीजें स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बुक कीपिंग करनी है, स्टैंडर्ड के मुताबिक बुक कीपिंग करेंगे, सो बुक कीपिंग इज सिंप्लीफाइड, एनहांसेस रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, आसान है, परचेज मैनेजर रिस्पांसिबल है इस चीज के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर इस चीज के लिए, सबको पता है, तो कोई चीज गलत होगी उसको पकड़ेंगे, दूसरी चीज गलत होगी इसको पकड़ेंगे, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का आपने कहा मशीन खराब है उसको जाके पकड़ेंगे, सबका पता चल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज responsibility accounting. So responsibility accounting क्या चीज है कि when managers are held accountable for those actions या for those things over which they have a control. प्रोडक्शन मैनेजर का किस चीज पे कंट्रोल है, उस चीजों के लिए उसके रिस्पांसिबल है। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर आपसे कहे कि मेरा तो रिस्पांसिबल नहीं, मशीन कराती है, तो फिर वो रिस्पांसिबल है मेंटेनेंस का मैनेजर, जाके उसको पकड़ो, तो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग इसको
कि जो जिसके लिए अकाउंटेबल है उसको बोलते हैं, जो जिसका जोर जहां पर है उसका रिस्पॉन्सिबल है उस काम के खत्म होने के लिए, वो वहां पे खत्म होगा तो उसको पकड़ेगा। ठीक है, गॉट द आइडिया? एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड लॉस, पोटेंशियल प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड लॉस। लेकिन स्टैंडर्ड लॉस के साथ कुछ मसले नहीं है। अब अगर हम स्टैंडर्ड के पीछे ही पड़े कि बस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, स्टैंडर्ड को फॉलो करें, स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमसे रह जाएंगे, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमसे रह जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट की जो रिपोर्ट है शायद टाइम पे ना बन सके। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम लोग कुछ assumptions लेते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर कॉस्ट एंड आउटपुट, वो इनवैलिड assumptions हैं। फेवरेबल वेरिएंसेस को भी आप चेक करेंगे, हमने तो कहा ना, देखिए जो ऊपर चला जाए जो नीचे चला जाए सबको चेक करें। तो कुछ फेवरेबल वेरिएंसेस को भी आप गलत तरीके से पढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे यार लिमिट से बाहर है, जाओ जाके देखो क्यों। हालांकि तो अच्छी बात है, वो कहेगा मैनेजर कहेगा कि आई हैव डन समथिंग गुड फेवरेबल, आप क्यों मुझे करते हैं, एम्फेसिस ऑन नेगेटिव मे इंपैक्ट मोर ऑन। लेकिन अगर आप नेगेटिव के पीछे पड़ रहे हैं यार नेगेटिव देखो इसको पकड़ो, इस मैनेजर को क्यों इसका अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक, अगर आपने इसका कहा तो इसका मोरल कम है। ठीक है, सर सिचुएशन ऐसी थी, आपको पता है प्राइसेस ज़्यादा हो रही है, डॉलर का रेट ज़्यादा हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से बिल्ड करूँ। सो एम्फेसिस ऑन नेगेटिव मे इंपैक्ट मोरल, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मीटिंग स्टैंडर्ड्स। वो कहते हैं कि ज़्यादा चाहिए कि आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड के पीछे पड़े रहें, तो ये ना करें, इस तरह करें हर बार पिछली बार से अच्छा करें, फिर अगली बार फिर इससे अच्छा करें, फिर अगली बार उससे अच्छा करें, अगली बार उससे अच्छा करें। इस तरह आप करेंगे तो आप इंप्रूव करते रहेंगे सारा बार। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड एक बना दिया कि ये स्टैंडर्ड है, तो इस बार इसको देखेंगे, अगली बार फिर इसको देखेंगे, तो फिर आप इंप्रूव नहीं करेंगे, आप इसी के ऊपर रहेंगे, इससे आगे नहीं जा सकते। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ये है कि यू कीप ऑन इंप्रूविंग एवरी टाइम, एंड एवरी टाइम यू लुक एट द प्रीवियस वन, नॉट द स्टैंडर्ड वन, वो जो पीछे है उसको नहीं देखना, प्रीवियस वन, उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा। सो यू कीप ऑन इंप्रूविंग। सो दैट्स द प्रॉब्लम। जी ब्रेक, लेट्स टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, पॉज करते हैं इसको, लेट्स टेक अ 2 मिनट्स। सलाम, लेट्स स्टार्ट। नाउ वी टॉक अबाउट बैलेंस्ड स्कोरकार्ड। बैलेंस स्कोरकार्ड के बारे में इससे पहले चैप्टर में वैसे हल्की सी बात की थी, बैलेंस स्कोरकार्ड क्या होता है। आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक किस्म का एक रोड मैप आप सो यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव अ स्ट्रैटेजी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने बनाए, उसको अचीव करना है। मैं कहता हूँ अच्छा सीईओ कहता है कि वी वांट टू बी द लीडिंग marker manufacturing company with the most innovative marker. आप कहेंगे इसको कैसे करें? How to actually do it? So management translates its strategy into performance metrics. कहता है यार स्ट्रैटेजी को जरा ब्रेक डाउन करो, कुछ परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया बनाओ कि कौन सा काम किस तरीके से होगा और कितना होगा, ताकि वो स्ट्रैटेजी अचीव हो। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो कर सकूं, उसको पूरा कर सकूं। परफॉर्मेंस मेजर्स दैट एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। कुछ परफॉर्मेंस मेजर बनाऊंगा और सबको दे दूंगा कि आपने ये काम करना है, इस मैनेजर ने ये काम करना है, इसने ये करना है, इसने ये करना है, और इस लेवल पर करना है। तो अगर वो उसको अचीव करेगा तो हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं ये किस किस्म के, इनकी नेचर क्या है? इट कैन बी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, कोई भी बिजनेस प्रोसेस, एवरीथिंग यू डू इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली अ बिजनेस प्रोसेस। जो भी काम होता है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, R&D, ठीक, टिल द वेरी लास्ट वन। पहले मैं प्रोडक्ट को डिजाइन करता हूँ, R&D करता हूँ, फिर उस R&D करता हूँ, प्रोडक्ट को डिजाइन करता हूँ, फिर मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग से पहले चीज़ों को खरीदता हूँ, ठीक है, परचेजिंग करता हूँ, फिर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, फिर वो स्टॉक अवेलेबल करता हूँ, फिर उसको सेल करता हूँ, फिर आफ्टर सेल सर्विस देता हूँ। तो लास्ट वन इज आफ्टर सेल सर्विस। तो वहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं ये सारे बिजनेस प्रोसेस, तो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, इनके लिए मैं मेजरमेंट क्राइटेरिया करता हूँ कि ये काम है आपने इस तरीके से करना है, जिसने जो वो काम करना है वो उसको देख लेगा कि ये काम इस तरीके से इतना इतना काम करना है। ठीक है, और रिसर्च वाला है तो उसको 2 दिन के अंदर एक चीज़ बना के देनी है, अगर प्रोडक्शन वाला है तो उसने इतने यूनिट्स एक दिन में बनानी है, अगर आफ्टर सेल सर्विस वाला है तो उसको सेल्स फॉर्स अटेंड करनी है कम से कम इतनी,
ताकि एंड ऑफ द डे ECS कॉल्स उसके लिए बाकी बचे इससे ज़्यादा ना बचे, जो भी क्राइटेरिया हम सब परफॉर्मेंस फाइनेंशियल तो आसान है, प्रॉफिट कितना करना है, सेल्स कितनी करनी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज उसके क्राइटेरिया, लर्निंग एंड ग्रोथ, अब एम्प्लॉइज की लर्निंग एंड ग्रोथ भी होती है. सो इट्स एक्चुअली इट वोंट गो लाइक दिस, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, यू करके यू को जिस तरीके से, ठीक है, ये बिल्कुल उसमें नहीं है, सीक्वेंस में. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब इसको स्टार्ट करें कि आपने क्या किया. लेट्स टॉक अबाउट लर्निंग एंड ग्रोथ. एम्प्लॉइज है मेरे सारे, पहले तो एम्प्लॉइज है मेरे सारे, इसको पहले तो इन सबको मैं ट्रेन करूँ, ये सब दे शुड नो हाउ टू डू थिंग्स, जो काम जिसका है उसके मुताबिक इनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है, एंड दे शुड बी एबल टू चेंज. अगर मैं कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आता हूँ तो उसको फॉलो कर सकते हैं, और इनको वर्क के साथ साथ मैं इनको भी ये बताऊँ कि यार आपने अपने करियर को भी इम्प्रूव करना है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये मार्केट बनाते हैं, इसका एक प्रोसेस है तो आप सारी उम्र उसी प्रोसेस के अंदर आप इसको इम्प्रूव करेंगे, आप सुपरवाइजर बन जाएंगे, उसके बाद आप ये कर देंगे, उसके बाद ये कर देंगे, ताकि आप ग्रो हो. सो आर वी मेंटेन आवर एबिलिटी टू चेंज इट. क्या एम्प्लॉइज मेरे ये काम कर रहे हैं, ये भी हो गया. इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस जो मेरे सारे प्रोसेसेस हैं मैंने अपनाए. अब जरूरी है कि ये सब इन लाइन हो विद माय विजन एंड स्ट्रैटेजी. सो व्हाट आई डू, आई ब्रेक इट अप. मैं इसको ब्रेक डाउन करूं. पहले मैं एक ब्रॉड किस्म का एक कोई चीज सोचता हूँ. सबसे अच्छी कंपनी मेरी होनी चाहिए, सबसे हाई टेक कंपनी, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कर. फिर मैं कहता हूँ आप स्ट्रैटेजी क्या करूँ, किस तरीके से इसको मैंने करना है, वो मैं डिसाइड करता हूँ. अब इसकी बेसिस पर मैं कुछ काम, ठीक है. अब वो काम क्या क्या है, मैं डिसाइड करता हूँ कि इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस जो मैं बिजनेस में काम कर रहा हूँ वो क्या क्या है. व्हाट आर इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस आर क्रिटिकल टू प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर, ताकि ये चीज़ कौन कौन से काम करें. एक किस पर्टिकुलर कस्टमर के सेगमेंट को फोकस करें, कहाँ से मैं देखूंगा, और फिर उनको एक तो ये कि उसको किस सेगमेंट को उनको फिर लेकर आना है और उनको इधर ही रखना है, रिटेन. ठीक है. सो व्हाट कस्टमर्स डू वी वांट सेगमेंट टू सर्व एंड हाउ आर वी गोइंग टू विन, उनको किस तरह लेकर आऊंगा यहाँ पर, एंड रिटेन उसको रखना, ये भी हो गया. फिर मैं कहता हूँ कि यार खाली ये तो नहीं करना ना, इसमें पैसे क्यों कमाने, ऐसे ना हो कि बस उनसे कहूँ कि यार सबसे अच्छी क्वालिटी और बिल्कुल लो कॉस्ट में उनको देता हूँ, तो मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा नहीं कर सकता. और से फाइनेंशियल गोल्स, अब इसको कन्वर्ट करता हूँ इस तरीके से. अब ये कौन से तरीके हैं, ये वाले जहाँ पे कि मैं परफॉर्मेंस मेजर्स परफॉर्मेंस मेजर्स किन किन चीज़ों का बनाऊंगा, परफॉर्मेंस मेजर बनाऊंगा 3-4 चीज़ें. ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, ये आपको मैंने समझा दिया. इंटरनल बिजनेस प्रोसेस जो मेरे सारे प्रोसेसेस हैं उसको किस तरह इंप्रूव करना है, सो दैट आई कैन डू दिस. ये लीड करेगा इसको, ये लीड करेगा इसको, ये लीड करेगा उसको. अगर आप सबको पता हो कि क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, और यू आर विलिंग टू चेंज, जब भी हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं, एंड यू आर विलिंग टू इम्प्रूव, तो फिर आप जो काम करते हैं वो काम अच्छा हो जाता है. ठीक है. पहले तो आप खुद, कि आप खुद को पता हो, फिर आप जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इम्प्रूव हो जाएगा. हैव इम्प्रूव की बिजनेस प्रोसेस. जब ये इम्प्रूव हो जाएगा तो फिर आप अपने कस्टमर्स को भी अपने का रिटेन कर सकते हैं, उनको विन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं. डू कस्टमर्स रिकॉग्नाइज दैट वी आर डिलीवरिंग मोर वैल्यू. अब अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, आप अच्छा मार्केट बनाते हैं, तो फिर आपका कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आएगा और रहेगा. इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस इंश्योर करेगा कि कस्टमर्स रहेंगे, और कस्टमर्स को बताना है कि यार इस मार्केट के अंदर क्या खास बात है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने ये चीज़ डाली है, इसके अंदर मैंने जो इंक डाली है वो है 6th जनरेशन की इंक है, और वो इस तरह करती है, वो इस तरह करती है, व्हाटएवर.
जो भी इसकी टेक्नोलॉजी है, जो भी है, वो आपने बताना है कस्टमर को, so that it's in the mind of the customer. So the customers recognize that we are delivering more value. कि मैं इसके अंदर आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ काम की चीज़ दे रहा हूँ। आम इंक नहीं है कि उसने डाल के दी दिया आपको। मैंने इसका डिज़ाइन एरोडायनामिक रख के दिया है ताकि आपकी उंगलियां खराब ना हो, उसको स्ट्रेस ना पड़े, आपके दिमाग में जोर ना पड़े, whatever, जो भी है आपने कस्टमर को ये बताएंगे तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, ठीक है? नहीं तो वो समझेगा कि आम होता है, जिस तरह वो पहले हमारे ज़माने में ब्लेड होता था, बस ब्लेड बस का कोई आशय। फिर उसने कहा ब्लूटूथ आया और वो यूं मूव करता है, यूं करता है, वो करता है। फिर उसके बाद मैप 3 आ गया, फिर उसके बाद पता नहीं हम कौन से आ गए, ठीक है? अब कौन से आ गया लेटेस्ट? कोई भी नहीं करता। उमर इसकी गाड़ी नहीं है। Okay, so now you need to tell the customers कि इसके अंदर ये चीज है, okay? Then मोबाइल फोन लगा। अब सबको पता है रेडिएशन है। अब वो अगर मैं बोलूँ इसके अंदर ऐसी चीज रखी है जो रेडिएशन नहीं आ रही हो, कम से कम रेडिएशन है, so then you will be हाँ यार it's safe to use, I can use it. So you customers recognize that we are delivering more value, and then you move on to the financial tools. फिर आप कहते हैं अच्छा यार आप पैसे कमाओ। अब देखो मैंने इतने पैसे कमाने, इतना प्रॉफिट कमाना है, ठीक? मैंने फिर ग्रो भी करना है और मशीन भी चाहिए, ये भी चाहिए। सो हैज आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव? क्या इंप्रूव हो रहा है? पहले एक ब्रांच की अब 2 हो गई, पहले एक मशीन की अब 2 हो गई, 3 हो गई। पहले हम R&D में इतने पैसे लगाते थे, आप इतने पैसे लगा रहे हैं। सो हैज आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव? सो दैट मीन्स योर विजन एंड स्ट्रैटेजी is conveyed, and then it is translated into these 4 performance measures. ये 4 चीज़ों के अंदर उसमें जा रहा है और उसके आपने measures रखने हैं कि ये काम करेंगे। Learning and growth, internal business process, customers, financial. Clear हो गया? Clear हो गया? Balance scorecard बीच में क्या करता है? Balance scorecard non-financial. Now the balance scorecard relies on non-financial measures in addition to financial measures for 2 reasons. Balance scorecard में दोनों चीजें, financial भी, non-financial. Non-financial क्यों है? Financial measures are lag indicators. Financial measures होते हैं ना वो बाद में आते हैं। Are lag indicators that summarize the results of past actions. कुछ होगा, उसके बाद financial measure improve. सेल ज़्यादा करेंगे आप, तो फिर वो शो होगा ना कि नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा सेल करेंगे तो फिर शो होगा कि सेल फिगर ज़्यादा हो गई, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, नेट इनकम ज़्यादा हो गया। पहले सेल ज़्यादा होगी, लेकिन सेल कहाँ से ज़्यादा होगी? जब हमने कहा था कि कस्टमर के दिमाग में डालना है कि क्या चीज़ है, ठीक है, सो दैट दे नो व्हाट्स इन देयर। लेकिन उससे पहले उस चीज़ को तो बना ही ना उस तरह। तो पहले तो वो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस करना होगा। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस कैसे इंप्रूव होगा? पहले आप लोग को सीखे ना कि करना क्या है, फिर आप लोग जब बनाएंगे तो वो चीज़ बनेगी और फिर मैं कस्टमर को बताऊंगा और फिर कस्टमर उसको खरीदेगा, फिर वो खरीदेगा तो सेल ज़्यादा होगी। तो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर लैग इंडिकेटर्स, ये बाद में आते हैं, दैट समराइज द रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शंस। पहले वो काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो है वो आपको बताएंगे कि आगे फाइनेंशियल मेजर्स क्या क्या होंगे। अगर आपने यहाँ पर ये इंप्रूव कर दिया तो वो आपको बताएगा, आपने ये कर दिया तो फिर कुछ महीनों बाद या सालों बाद फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। ये तो नहीं होगा एकदम दूसरी मशीन लग जाएगी। ऐसा ऐसा लोग देखेंगे आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, वो अच्छा है, जो आप कह रहे हैं वो है कि नहीं, लोग आएंगे आपके पास, आप रिटेन रखेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी, उसके बाद आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, फिर आप कहीं से दूसरी मशीन इंस्टॉल करेंगे और फिर आगे जाएंगे। सेकेंड, top managers are ordinarily responsible for financial performance measures. Top managers are responsible for financial performance measures. उनका काम क्या होता है? प्रॉफिट्स। सबसे एंड फिगर देखो, प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा, नहीं हो रहा, हो रहा है, करो काम, क्यों काम नहीं हो रहा, ठीक? मैं सबसे आखिर में मार्क्स देखता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, ये अच्छा है, मार्क्स अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं, ठीक है? नॉर्मली इस तरह लोग देखते हैं, मैं नहीं देखता, नहीं, गिविंग एन एग्जांपल। Okay, so top managers are ordinarily responsible for financial performance measures, not lower level managers. So then what do they do? Non-financial managers are more likely to be understood and controlled by lower level managers इन चीजों को देखते हैं, non-financial managers. ठीक है? Financial managers, top manager सिर्फ देख होता है end figure को,
मेरा काम था कि ये सबसे अच्छी कंपनी बने, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बनूंगा ना, तो मैं सिर्फ प्रॉफिट को देखूंगा, प्रॉफिट हो रहा है बस सही, बाकी काम तो ये कर रहा है। आपने जो है वो सारी ऑफिस जो है वो सारे काम कर रहा है, वो बैठ के एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करता है, उनकी ट्रेनिंग करता है। आपने जो है वो बैठ के प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन अच्छी करता है, तैमूर जो है वो कस्टमर रिटेंशन करता है, कस्टमर्स को कहता है यार हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये लोग काम कर रहे हैं। जो ऊपर सीईओ बैठा होगा वो तो देखेगा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। सो दीज आर द 2 reasons why balanced scorecard relies on non-financial measures along with financial measures। ये नहीं कि financial measures को आप छोड़, financial भी, ठीक है, दोनों से। इसको तो हम करने हैं उम्र ये तो खाली थियरी है। अच्छा याद तो करें यार, ये यार ये उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ, ठीक। अगर टॉपिक नहीं करते इसको नहीं आता, इसकी एग्जाम्पल कर ले तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, याद है हम लोगों ने बात कर, ये कर लिया हमने। सो बैलेंस स्कोरकार्ड फॉर इंडिविजुअल्स। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमने कहा कि सबके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स बनाए, तो फिर हम बैलेंस स्कोरकार्ड बनाते हैं सब लोगों, जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन ओवरऑल बैलेंस। एक होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का और एक होगा आप सबका अलग अलग। ईच इंडिविजुअल शुड हैव अ पर्सनल बैलेंस, आप लोगों का भी है और पूरे आईएमएस का अलग, ठीक है। पूरा आईएमएस देखेगा कि वो क्या कर रहा है और आप देखेंगे कि आप नहीं कर रहे, ठीक है। A personal scorecard should contain measures that can be influenced by the individual being evaluated। आप लोग का जो स्कोर कार्ड है, पर्सनल स्कोर कार्ड, उसके अंदर क्या चीजें होंगी, वो मेजर्स दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल बीइंग इवैल्यूएटेड, जो आप जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड दैट सपोर्ट द मेजर्स इन द ओवरऑल बैलेंस स्कोर कार्ड। यही ट्रांसलेट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस स्कोर कार्ड। आपका स्कोर कार्ड अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशन का अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल है, आप सबका अलग अलग है। आपने अपना देखना है कि आप किस चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं। आप अगर वो काम सही करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के काम सही हो जाएगा, तो वो चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आपके स्कोर कार्ड से, बैलेंस स्कोर कार्ड से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस स्कोर कार्ड। अगर आपकी वैल्यूएशन अच्छी है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। आप अच्छा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मेरी रिपोर्ट जाएगी कि हाँ स्टूडेंट अच्छा है, ठीक है। मेरी रिपोर्ट अच्छी जाएगी तो इसका मतलब लोग कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, सो इट गोज लाइक दिस, ठीक। The balanced scorecard should have measures that are linked together on a cause and effect basis। मैंने आपसे कहा था कि ये सारी चीजें cause and effect पे चलती हैं। ये इसको इफेक्ट करता है, ये इसको इफेक्ट करता है, ये इसको इफेक्ट करता है। So cause and effect, ठीक। ये इसका cause है और आगे उसको इफेक्ट करता है। अगर एक चीज अच्छी हो, if you improve one performance, so then it will be linked to the next one, another desired performance। वो बहुत अच्छा। सबसे नीचे क्या था, लर्निंग वाला है। लर्निंग होगी तो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस अच्छा होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, कस्टमर ज्यादा चीजें खरीदेगा, कस्टमर ज्यादा चीजें खरीदेगा तो प्रॉफिट्स आएंगे, ठीक। तो एक दूसरे को अफेक्ट करेगा, लिंक कर सकता है। द बैलेंस स्कोरकार्ड लेज आउट कंक्रीट एक्शंस टू अटेन डिजायर्ड आउटकम्स। और बैलेंस स्कोरकार्ड में चीजें लिखी होती हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, एग्जैक्टली फॉलो ये काम करना है। तो अगर कंक्रीट एक्शंस कि आपने क्या काम करना है ये आपको पता हो और ये काम आप करेंगे, आप कहेंगे यस ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। अगर आप वो काम करते हैं तो फिर इससे जो ऊपर वाली रिपोर्ट है वो अच्छी है, फिर जब वो उसकी रिपोर्ट अच्छी होगी तो आगे रिपोर्ट अच्छी रहेगी, इस तरह सब कुछ सही होगा, ठीक है। सो इंडिविजुअल का बैलेंस स्कोरकार्ड ट्रांसलेट्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस स्कोरकार्ड। इंडिविजुअल के बैलेंस स्कोरकार्ड में कंक्रीट एक्शंस लिखो ताकि कुछ आउटकम्स हम कुछ उससे हासिल करें, वो अगले परफॉर्मेंस मेजर पे करेगा। 4 परफॉर्मेंस मेजर है। सबसे पहले था लर्निंग, उसके बाद जाएगा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये होता है कि मैं आपको लालिश कंपनसेशन, मैं कहता हूँ यार अगर आपका बैलेंस स्कोर करना चाहिए तो आपको इंसेंटिव, तो आप कहते हैं हाँ यार ठीक है ये लिखा है ये काम करो, ये काम करो, तो आप वो काम करेंगे।
आपको मैं इंसेंटिव दूंगा, लर्निंग दूंगा, और उससे ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन स्ट्रैटेजी को अचीव करेगी। इंसेंटिव कंपनसेशन शुड बी लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। सही है? ओके, अब इसकी एग्जांपल, ठीक है, ये जो हमने पूरा काम पढ़ा इसको आप देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह होता है। एग्जांपल किसकी है? जैगुआर, ठीक है, जैगुआर की एग्जांपल। ओके, लेट्स लुक एट जैगुआर। सबसे पहले हमने क्या कहा से शुरू करेंगे? सबसे नीचे कौन सा होता है? लर्निंग, एम्प्लॉय स्किल्स एंड इंस्टॉलिंग ऑप्शंस। जैगुआर क्या करता है? जैगुआर क्या करता है? गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, गाड़ी बना रहे हैं। आप लोग काम करें, आप लोग गाड़ी करेंगे, ठीक है, आप लोग गाड़ी के अंदर चीजें लगाएंगे, गाड़ी को बनाएंगे, गाड़ी को सारे असेंबल करेंगे, वो सारे पार्ट्स बनाएंगे, उसके अंदर लगाएंगे, गाड़ी बनाएंगे। एम्प्लॉय स्किल्स एंड इंस्टॉलिंग ऑप्शंस। So you are putting all those options in the car. आप उनको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब अगर आपकी स्किल है तो आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपकी स्किल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक, तो हमने कहा सबसे पहले एम्प्लॉय की लर्निंग, आप लर्न करेंगे वो स्किल्स को, आप यू आर रेडी टू चेंज, रेडी टू लर्न, इंप्रूव। सही, ऑप्शंस आपने लगा दिए। अब आप गाड़ी बना रहे हैं, उसमें आपने ये ऑप्शंस लगा, ठीक, दो चीजें, कितने ऑप्शंस लगा रहे हैं और कितने टाइम में लगा। अब ऐसा ना हो कि ऑप्शंस तो आप लगा रहे हैं, आपको तरीका तो पता है, लेकिन आप एक दिन में एक चीज गाड़ी के अंदर लगाते हैं, क्रूज कंट्रोल। अब आप एक दिन में एक चीज लगाएंगे तो फिर एक जैगुआर कितने दिनों में तैयार है? ठीक है, रोल्स रॉयस तो नहीं है ना कितनी लेट तैयार है, ठीक है, जैगुआर है, जल्दी बनाए। ओके, सो टाइम टू स्टार्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन। अब ये क्या होता है कि जब जल्दी जल्दी चीजें बनेंगी तो कस्टमर वो फाइंड दी प्रोडक्ट अवेलेबल, प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर ऑप्शंस है उसके अंदर चीजें ज्यादा है तो कस्टमर वुड वांट इट, कस्टमर को चाहिए होगा, ठीक है। सो दीस वुड कन्वर्ट इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कस्टमर क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा। मैं गाड़ी दूंगा, मैं दूंगा, किसी दूंगा, यार बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, वो ऑफिस से कहेगा, वो उमर से कहेगा। सो नंबर ऑफ कार्स ज्यादा, नंबर ऑफ कार्स ज्यादा होगी तो फिर पैसे ज्यादा आएंगे हमारे पास, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा आएगा, वो ज्यादा आएगा तो फिर प्रॉफिट्स। क्लियर? ये हो गया। अब बताइए इसमें कौन सी क्या चीज है? ये क्या है? लर्निंग। सो दिस इज योर किधर है लर्निंग एंड। अच्छा, नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, टाइम टू इंस्टॉल ऑप्शंस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। ओके, थर्ड क्या है? कस्टमर। कस्टमर, फिर इसके बाद क्या था? सही है, चारों में क्लियर? ओके ओके, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रैटेजी, अगर स्ट्रैटेजी हमारी है कि ये करेंगे और ये करेंगे, स्किल ज्यादा करेंगे, आप लोग ऑप्शन ज्यादा लगाएंगे, इससे क्या होगा? टाइम कम से कम टाइम लगेगा, सेटिस्फैक्शन ज्यादा आएगी, सेटिस्फैक्शन ज्यादा आएगी तो पैसे ज्यादा। सही है? Then ये सारी बातें आपस में, if number of cars sold and contribution per car increases, profits। ये इसी चीज को उसने बता दिया है over time, advantage of profit। When interpreting its performance, Jaguar will look for continual improvement। अब हमने continuous improvement की एक बात की, यानी ये नहीं है कि आपने एक बार एक काम कर दिया आपके पास हो गया बस सही, नहीं, अगली बार इससे भी अच्छी बात, उससे अगली बार उससे भी अच्छी, फिर अगली बार उससे भी अच्छी। So you continuously need to improve। पहले हमने स्टार्ट किया तो कितने टाइम में आप एक ऑप्शन को इंस्टॉल करते थे? 33 मिनट्स। 33 मिनट्स आप करते थे एक ऑप्शन को गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने। अब आप रोज वो काम कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं। सेकंड वीक में वो कम हो गया, थर्ड वीक में और कम, 4 10 हफ्तों बाद अब आप कितने मिनट में कर रहे हैं? 26। So you continuously improve, हर बार पिछली बार से कम, हर बार पिछली बार से कम, जल्दी। तो आहिस्ता आहिस्ता improve करते हैं, पिछले उससे learn करके improve। You are able to learn, you want to learn, you want to change, तो आप अपनी skills को improve। सही है? So this is continuous improvement। So this is where we would stop। इंशाल्लाह manufacturing cycle efficiency next time class में करेंगे। मैं तो कह रहा था ये भी आज करते हैं, लेकिन
उमर काश पढ़ने का कोई मूड नहीं है, सो लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। उस तक हम क्या करें, still have 5 minutes, so let's discuss something, इसको बंद करें और फिर हम एक और बात करें।